सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया। क्या है, प्रोटॉन का भार 1845 गुना, और यानी कि कितना भार होगा 1.67 गुणे 10⁻⁻27, और इलेक्ट्रॉन का जो भार है 9.02 गुणे 10⁻⁻28 था। आवेश देखिए, इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है, आवेश यानी माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन में माइनस होगा, यानी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होगा। ठीक है, समझ गए बात को। प्रोटॉन में आपका यही प्लस में हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये सब चर्चाएं हो गई थी। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है देखिए, लगे रहिएगा। हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि हमें तो मोटिवेशनल उसी से मिलता है ना। आप कमेंट करते हैं, बहुत से बच्चे कमेंट ही नहीं करते, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो कमेंट तो होना चाहिए। आज विद्युत से संबंधित पद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विद्युत से संबंधित पद, है ना। अब क्या है विद्युत से संबंधित पद? जैसे कि पहला पद है EMF, है ना। इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। इसको फुल फॉर्म है, हिंदी में इसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये प्रश्न पूछा जाता है ना। अब मान लीजिए ये कोई एक तार वायर है, आपने यहाँ पर चार्ज दिया, है ना। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत धारा के अपोजिट फ्लो होते हैं, ये भी आप जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ठीक है, मतलब इधर से आपने प्लस दिया और इधर से आपने इसको माइनस दिया, तो यहाँ पे हमारी विद्युत धारा आई ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाती। इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से इस सिरे से इस सिरे की ओर चलते हैं, विद्युत धारा हमारी इस सिरे से इस सिरे की ओर चलती। इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर चलते हैं और विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती। बात समझ रहे हैं? तो क्या होगा, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब ये एक स्थान है, ये दूसरा स्थान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो फोर्स कार्य करता है ना, कहना चाहिए विद्युत वाहक बल को या इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो बल कार्य करता है, उस बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। अब इसको EMF को E से प्रदर्शित करते हैं, साथ में इसकी जो यूनिट है दोस्तों वो है आपकी वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है। ये बात आप समझ लीजिए, यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। हाँ, बहुत अच्छा। क्या होता है EMF? कि विद्युत धारा को या इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए जो बल कार्य करता है, उस बल को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है ना। कोई पूछे वोल्ट क्या है, तो वोल्ट एक इकाई है। किसकी है? विद्युत वाहक बल की इकाई होती। दूसरा है ना, दूसरा है विभवांतर। क्या? विभवांतर, है ना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं भाई? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए आप लोग देखे होंगे, ये दो बिंदु है, ये अपन सॉकेट लेते हैं, ठीक है, ये सॉकेट, ये दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं में हमेशा अंतर होना चाहिए। एक में हाई वोल्टेज होना चाहिए, एक में लो वोल्टेज होना चाहिए, है ना। इन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो अंतर होता है, क्या होता है? अंतर जो होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। हमेशा विद्युत धारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रस्थान करती। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो बिंदुओं के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं या विभव कहते हैं, है ना। विभव
थोड़ा धनात्मक विभव ऋणात्मक विभव दो प्रकार के होते हैं। जैसे ये एक धनात्मक विभव है और ये एक ऋणात्मक विभव है ना। विभवांतर की इकाई यूनिट होती है वोल्ट, इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है। जी हाँ, विद्युत वाहक बल की भी इकाई वोल्ट होती है और विभवांतर की भी वोल्ट होती, तो इसमें कोई भी माथापच्ची वाली बात नहीं, ठीक है। और कोई पूछता है जब विभवांतर जो होता है लो वोल्टेज के लिए 240 वोल्ट है ना, लो वोल्टेज के लिए कितना होता है 240 वोल्ट। हाँ, मीडियम वोल्टेज के लिए आपका, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको मीडियम वोल्टेज मालूम है आप बताइए। हाई वोल्टेज आपका होता है 11,000 वोल्टेज से है ना 220 kV से ऊपर भी आपका हाई वोल्टेज जाता है। मीडियम वोल्टेज आपको जरूर कमेंट करके बताना। प्यारे बच्चों, अब तीसरी जो परिभाषा है वो है करंट की, है ना। करंट क्या है, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में, मतलब देखिए ये कोई सर्किट है, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, करंट तभी फ्लो होगी जब इसके विपरीत में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। समझ गए बात को। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही करंट कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, हाँ, प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस परिपथ में कितनी करंट बह रही है, तो इसको लगाने के लिए हमें एक मीटर लगाना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं एमीटर या एम्पियर मीटर। करंट को नापने के लिए कौन सा मीटर लगाते हैं, एम्पियर मीटर, है ना, ध्यान रखिएगा, एम्पियर मीटर लगाते। और देख रहे होंगे एम्पियर मीटर को हमेशा फेस टू फेस लगाया जाता है। एम्पियर मीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं, फेस टू फेस लगाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको न्यूट्रल में मत जोड़िएगा, है ना। एम्पियर मीटर, और एम्पियर मीटर का उपयोग कहाँ होता है, करंट को चेक करने के लिए। बहुत अच्छा, है ना। ए से मतलब विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, है ना, प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर अपन अगले वीडियो में करंट निकालने के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। यह भी प्रश्न आता है कि एम्पियर मीटर को लगाया जाता है परिपथ के श्रेणी में, परिपथ के समानांतर में, श्रेणी और समानांतर में, इनमें से कोई नहीं, तो आपको लगाना है कि श्रेणी में लगाए जाते हैं। इसके बाद है प्रतिरोध। क्या है दोस्तों, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। अब ये क्या है, जैसे अपन लोग क्या है कहीं जाते हैं तो कोई एक आदमी खड़ा रहता है, वो बोलता है भाई सब लोग जो ये भीड़ आ रही है आराम आराम से जाओ। तो वो जो आदमियों को अंदर भेज रहा है एक एक करके, वो हमारा रेजिस्टेंस। यदि उस आदमी को हटा दिया जाए यानी प्रतिरोध खत्म हो जाएगा। उस आदमी की जगह 2-3 और आदमी खड़े कर दिए जाए यानी प्रतिरोध की मात्रा बढ़ा दिया गया। क्लियर हो रही बात। तो प्रतिरोध क्या है, या कह सकते हो कि एक हाईवे है, ये आपका हाईवे हो गई, और इसमें एक बाइक जा रही। कौन जा रही है दोस्तों, बाइक जा रही। अब मान लीजिए इस रोड में एक भी गड्ढे नहीं है, तो ये बाइक काफी स्पीड से निकलेगी। और यदि इस यहाँ पर ब्रेकर आ गए हैं, यहाँ पर 2-4 ठो ब्रेकर आ गए हैं, तो भाई इस बाइक को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अवरोध है, रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इसकी गति का विरोध कर रहा है। इसीलिए तो लगाए जाते कि भाई आप उड़ी में बहुत न चले जाएं, आगे आप गिर सकते हैं। तो विद्युत धारा, अब यहाँ पर गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि तार के अंदर विद्युत धारा ही फ्लो होती। तो विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले रुकावट को, है ना, रुकावट को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आर से उसे प्रदर्शित किया जाता है, समझ रहे हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है,
ओम होती। क्या होती है दोस्तों? ओम होती है ना, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती। ये भी बात आप समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया। और प्रतिरोध को नापने के लिए आपके पास ओम मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओम मीटर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास मैगर होना चाहिए या मल्टीमीटर होना चाहिए। इन सब चीज़ों से आप क्या करेंगे? प्रतिरोध को चेक कर लेंगे। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला है चालकता। अगला जो पद है कंडक्टिविटी कहलाती। अभी मैंने कहा कि कोई गाड़ी है, यदि उसके मार्ग में ब्रेकर आ रहे हैं, बहुत सारे ब्रेकर आ रहे हैं, वो ब्रेकर रेजिस्टेंस कहलाते हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। अब यदि उसी मार्ग में वो ब्रेकर हटा दिए गए, यानी कौन बढ़ गया? चालकता बढ़ गया। तो विद्युत धारा के, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि विद्युत धारा को बहने के लिए ठीक है, विद्युत धारा को बहने के लिए एक सस्ता सुंदर रास्ता प्रदान करने वाले को क्या कहेंगे? चालकता कहेंगे। जैसे आप एक और उदाहरण से समझिए कि जैसे आप किसी स्लोप में मान लीजिए स्लिप होना चाहते हैं, नहीं बच्चे लोग खेला करते हैं, ऊंचाई से पानी डाल देते हैं, है ना, या कोई चीज़ घूम नहीं रही है तो ग्रीसिंग डाल देते, तो वो चीज़ें अच्छे से घूमने लगती है ना। उसी प्रकार से चालकता क्या है? विद्युत धारा को बहने के लिए मतलब रास्ता प्रोवाइड कर देता है कि भाई आप आसानी से फ्लो हो जाइए, है ना। तो विद्युत धारा के मार्ग में इसको ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले रुकावट को समाप्त करने वाले को चालकता कहते हैं, है ना। कंडक्टिविटी करने वाले को चालकता कहते हैं, ठीक है। जी से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिरोध को कहते हैं दोस्तों, अच्छा हाँ, जी बराबर 1/R भी होता है, ठीक है। यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, और यदि रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी गड्ढे कम होंगे तो चालकता बढ़ेगी, ड्राइवर बहुत स्पीड से निकालेगा, और गड्ढे कम होंगे तो ड्राइवर बहुत धीरे धीरे ले जाएगा, है ना। तो ओम थी किसकी? OHM थी किसकी? प्रतिरोध की। तो उसीलिए चालकता की हो जाएगी उल्टा MHO। क्या हो जाएगी? महो या साइमन भी बोलते हैं, है ना, महो या साइमन, ठीक है। तो ये आज कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको AC और DC और विद्युत से उत्पन्न होने वाले प्रभाव उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।